ये देखो, ये टेबल दिया गया है ना, आई के साथ हैज से और हैव में से क्या लगेगा, हैव। समझ आया ना, इसलिए टेबल को दिए थे। तो यहाँ पे आप आई के साथ हैव बस करोगे, बाकी आप बहुत अच्छा बनाए हो। फिर उसके बाद क्या किए हो, आई विल हैव रिटन, फिर लिखे हो आई हैव बीन, आई हैड बीन, आई विल हैव बीन। बहुत सही है, ठीक है। वो टेबल को नहीं देख रहे थे इसलिए। हाँ, आप लोग को 8 सितंबर में नोट्स आ गया क्या यस, व्हाट्सएप ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, हमारे वो में आ जाता है ऐप में। दिखाओ कैसा। हाँ ब्लैक कलर का ही? हाँ, नहीं नहीं, मैंने एक नोट्स भेजा है, मैं दिखा देती हूँ। व्हाइट कलर का भेजा है मैंने नोट्स। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। ऑनलाइन वाले होमवर्क किए हैं सभी? तो क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी, हमारे पास 7 कर्ता थे, ठीक है। ये सब हम लोग 2 दिन से यही देख रहे हैं। मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है। मेरे क्लास में ऐसा होता है कि सब में होता है? कहना क्या चाहते हो तुम? ठीक है ना, बताओ। मेरे आने से ही हैंग हुआ है बोल दिए। रीस्टार्ट करने से अच्छा चलता है, ऐसा तुम्हारा आकलन है? करे रीस्टार्ट। इतना टाइम कहाँ है भाई। ये स्टार्ट किए थे कल। आपको अगर आगे पढ़ना है ना टेंस वगैरह, तो ये एक टेबल और ये एक टेबल दोनों याद होना चाहिए, ये काफी काम आएगा, ये आगे चल के काफी काम आएगा। उसके बाद टेंस स्टार्ट किए थे, 3 टेंस होते हैं और उसके 4 सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 4 थे? एक सिंपल, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हम लोग बेसिक स्टार्ट किए थे, यहाँ यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आपको कल ये वाला सिंटेक्स बनाया गया था, आपके साथ मिलके हम लोग ये बनाए थे, टोटल 12 सिंटेक्स। और आपको जो वर्क दिया गया था, आई राइट अ लेटर वाला दिया गया था ना, उस वर्क का कंप्लीट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो लिखा हुआ है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। और आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आप लोग मैक्सिमम लोग यहीं तक किए हो ना। बोले मैम समय लगाने में समझ नहीं आ रहा था थोड़ा सा, तो वो समय हम लोग कैसे लगाते हैं वो भी बताएंगे। तो फिलहाल लिखा है, आई हैव राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ। और अभी अभी मुझे एक ने बताया कि मैम बचपन में हम लोग कुछ ऐसा भी पढ़े थे कि मैं सुबह से एक पत्र लिखता आ रहा हूँ, है ना। वो काम सुबह से शुरू हुआ है, अभी तक जारी है, इससे ये एहसास होता है। तो ये भी एकदम सही है, लिखता आ रहा हूँ भी सही है। अब आपको समझना है यहाँ पे एक समय लगाना होता है ना, वो समय कैसे लगाएंगे। और दूसरा क्या समझना है कि यहाँ पे ये वर्ब के साथ एस ई एस जैसा मैं जो लिखी हूँ, ये क्या चीज है, ये 2 चीज समझने लायक है। और एक और चीज बता देंगे, किसके साथ शैल, किसके साथ और विल, और ऐसा क्यों। तो ये 3 गोले हैं, आज हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न यही होने वाला है। आप देखोगे कि ये पूरा होमवर्क था और होमवर्क का पूरा आंसर यहाँ पे रेडी है। तो ऑनलाइन में आपका जो भी आप लोगों ने आंसर बनाया होगा ऑनलाइन वाले, वो इसके साथ अपना आंसर चेक कर लेंगे और जहां पे करेक्शन रहेगा रिक्वायर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा होमवर्क कंप्लीट।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग को मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ लगता है एस या ईएस। तो ये एस या ईएस अब क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग आगे ध्यान देंगे। एक्चुअल में जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कर्ता कितने हैं मेरे, 7, आई वी और यू और ही शी इट और दे, ये 7 मेरे कर्ता हैं। इन सभी के साथ हम लोगों को कोई ना कोई वर्ब लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई गो टू मार्केट, मतलब इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, मैं बाजार जाती हूँ, कोई जाता हूँ भी बोल सकता है, ठीक है। आई गो टू मार्केट, इसका अगर इसका बनाए तो क्या हो जाएगा, वी गो टू मार्केट। तीसरा क्या है, यू गो टू मार्केट। एक वाक्य बना रहे हैं, हिंदी में भी लिख सकते हो जिन लोग चाहेंगे, मैं बाजार जाता हूँ, हम बाजार जाते हैं, तुम बाजार जाते हो। ता ते ती वाला दिख रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो एक बन गया ये, एक बन गया ये। अब नीचे आना, ही गो टू मार्केट, ये भी बन सकता है। और क्या बन सकता है, शी गो टू मार्केट, और बन सकता है इट गो टू मार्केट, और क्या बन सकता है, दे गो टू मार्केट। इसका मतलब यहाँ पे सभी का मतलब हो रहा है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाता है। ये इट मैंने बताया था निर्जीव वस्तुएं और छोटे प्राणी के लिए लगता है। यहाँ पे इस इट का से एक कार से भी हो सकता है कि आपकी कार कहाँ है, बाजार जाता है, मेरा कार बिजी है बाजार में। तो यहाँ पे इट गो टू मार्केट भी वाक्य सही है, कई लोग को गलत लगता है। दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। इस पूरे जगह पे आप लोगों ने क्या किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया है, और जैसे ही हम लोगों ने देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले लगा है, सब्जेक्ट है और क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग समझ गए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से ये पूरे के पूरे वाक्य सही है, एक्सेप्ट दीज थ्रीज। कौन कौन से थ्री, ये तीनों, ये तीनों को छोड़ के बाकी सही है। जब आप थर्ड पर्सन, आपको पता है ये दोनों कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट, ये हाँ, आ जाइए, फर्स्ट पर्सन, ये कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड, और ये सभी कौन से पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन। आपको एक नोट पता होना चाहिए कि कर्ता यदि कर्ता क्या हो, थर्ड पर्सन, यदि कर्ता हो, लिख लेते हैं, यदि कर्ता, पहली बात कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन के साथ ही एक और चीज होना चाहिए, ये तीनों के तीनों सिंगुलर हैं, ध्यान आ रहा है। यदि कर्ता थर्ड पर्सन क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अभी ही शी इट लिखा है, मतलब ये तीनों क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन नाउन भी हो सकते हैं। यदि कर्ता थर्ड पर्सन नाउन या क्या है, प्रोनाउन है, मेरी क्या गलती है इसमें। यदि कर्ता थर्ड पर्सन नाउन या प्रोनाउन है, वो भी सिंगुलर, तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, एस। सिस्टम हैंग हो रहा है इसलिए मैंने पेन ड्राइव भी निकाल दिया है, बावजूद उसके सिस्टम हैंग हो रहा है। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एस या ईएस। त्रिभुज बन गया है। एस या क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस, जोड़ा जाएगा, ठीक है।
आप समझ लो, कोई प्राचीन आदि मानव की भाषा लिखी हुई, एस या एस जोड़ा जाएगा। आंसर लिखते हैं, मतलब कि ये तीनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहां पर होना पड़े, यहां पर इसको लिखना पड़ेगा ही गोज टू, आगे क्या, मार्केट। इसको क्या लिखना पड़ेगा, शी गोज। यदि क्रिया का आखिरी अक्षर सी एच एस 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 एच एक्स जेड ओ ये तमाम रहेंगे, तब आपको उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस। जैसे कि टीच, टीच एक क्रिया होती है, टीच का मतलब पढ़ाना, तो आपको इसमें टीच आखिरी में सी एच लगा है करके आपको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस। समझ आया, ये नियम कहता है। वैसे ही स्मैश मसलना एक क्रिया होती है, इसका क्या हो जाएगा, स्मैशेस। पास गुजरना, इसका मतलब हो जाएगा पासिस। फ्लक्स बज, और साथ ही आपका गो वाला, गो का आखिरी अक्षर क्या है, ओ। यही वजह है कि नियमानुसार हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है, ईएस। ग्रामेटेरियन ये रूल बना के गए हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा। तो ये नियम है हमारा जिसको आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, यदि क्रिया का आखिरी अक्षर क्या हो, वाई, कोई भी क्रिया जो कि वाई से समाप्त हो रही हो, तो आपको उसमें एस और आईईएस दोनों जोड़ना पड़ता है, और ये डिपेंड करेगा उसके पहले वाले अक्षर पे। जैसे कि अगर कोई क्रिया है प्ले, प्ले है, आखिरी अक्षर क्या देखना है, वाई, आखिरी अक्षर वाई है, चलो तो आप वाई के पहले देखोगे। कोई क्रिया है क्राई, क्राई मतलब रोना, प्रे मतलब खेलना, क्राई में भी आखिरी अक्षर वाई है, लेकिन आपको वाई पे हिसाब से नहीं लगा सकते, उसके पहले देखना पड़ेगा। प्ले क्रिया में देखो, आपको स्वर और व्यंजन का जानकारी है थोड़ा सा, हिंदी में तो देखे हैं अ से लेके कहां तक, आहत है ना, वहां तक 11 हो जाते हैं टोटल, लेकिन इंग्लिश में वॉवेल, वॉवेल बोलते हैं किसको, स्वर को, और ये स्वर इंग्लिश में होते हैं ए ई आई ओ और यू, है ना, जिनको मालूम है अच्छा है, नहीं मालूम है याद करेंगे। दूसरा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। ये जो व्यंजन है ए ई आई ओ यू को छोड़ के बी से लेके जेड तक पूरा क्या होता है, व्यंजन होता है। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन देखना पड़ेगा। यदि वाई के पहले आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए क्या है, स्वर, तो आपको जोड़ना क्या है, एस। और यदि वाई के पहले आपको मिल रहा है क्या, आर, आर क्या है, व्यंजन, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, आई ई एस, वो भी वाई को हटा के। तो यहाँ पे प्ले का क्या बन गया, प्लेस, लेकिन क्राई का क्या बन गया, क्राइस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही ट्राई क्रिया रहेगी टी आर वाई, तो ट्राइज हो जाएगा, आई ई एस हो जाएगा। लास्ट नियम कहता है एनी अदर अल्फाबेट, इसका मतलब है ए से जेड तक में इनको छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स आएंगे आपको सिंपली क्या जोड़ देना है, एस, और नियम बन जाएगा। जैसे वांट का क्या हो जाएगा, वांट्स। एक क्रिया होती है कीप, कीप मतलब रखना, इस क्रिया का आखिरी अक्षर क्या है, पी, मतलब कि इन सब के अंदर आ रहा है क्या, नहीं, अदर अल्फाबेट है वो, मतलब आपको सिंपली एस जोड़ना है और क्या बन जाएगा, कीप्स। क्या बन जाएगा, कीप्स। तो ये सभी आपको नियम याद रखना है। तो कौन कौन सा नियम पढ़े हैं एक बार याद कर लेते हैं। वर्ब एंडिंग विथ, वर्ब एंडिंग विथ हम लोग एक नोट जैसा बना लेते हैं, एक तरीके से रिवीजन है ये। एंडिंग विथ पहला क्या था, ई, तो आपको उसमें क्या जोड़ना है, एस। जैसे कि एक आध क्रिया बना दो, टेक, टेक एक क्रिया होती है, इसका एस ई एस फॉर्म क्या बनेगा, टेक्स, ये बन गया, ये पहला नियम। दूसरा क्या था, यदि कोई क्रिया किसमें हो, सी एच एस एच डबल एस एक्स जेड और ओ, तो इसमें आपको क्या जोड़ना है, ई एस। ठीक है, जैसे कि एक आध क्रिया बता दो, वॉच एक क्रिया होती है, वॉच का आखिरी अक्षर क्या है, सी एच, तो इसका एस ई एस फॉर्म बनेगा वॉचेस, यही बना। तीसरा, तीसरा नियम क्या कहता था, वर्ब एंडिंग विथ व्हाट, वाई, वर्ब एंडिंग विथ व्हाट, वाई। तो वाई में दो कंडीशन है, आपको वाई के पहले, आपको वाई के पहले चेक करना है। वाई के पहले यदि क्या रहा, स्वर, और वाई के पहले क्या रह सकता है, व्यंजन, दोनों का अलग अलग रूल है। वाई के पहले यदि स्वर रहा तो क्या जोड़ोगे, सिंपली एस,
और y के पहले यदि व्यंजन रहा तो जोड़ेंगे IES और साथ में y को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। -y लिख दी मैं, समझ जाना, नोट जैसा बन रहा है। तो कोई एक क्रिया बता दो। स्टे, स्टे मतलब रहना, है ना। स्टे का एस फॉर्म क्या बन जाएगा, STAY और S। क्यों S हुआ, क्योंकि y के पहले क्या लिखा है, A। वैसे ही y के पहले एक आध व्यंजन वाला बता दो। फ्राई ही याद आ रहा है मुझे, तो क्या हो जाएगा, फ्राइज। आपने y हटा के क्या लिख दिया, IES। इसके अलावा 8, चौथा रूल था आपका अदर अल्फाबेट्स। अन्य अगर इसके अलावा कोई भी रहा, अन्य कोई भी अदर अल्फाबेट रहा, अदर अल्फाबेट्स यदि रहे तो आपको उसमें क्या जोड़ देना है, सिंपली S। जैसे कि एक आध उदाहरण बता दो। जंप क्रिया है कूदना, इसका S फॉर्म क्या बनेगा, जंप्स। क्या बनेगा, जंप्स, क्योंकि आखिरी अक्षर P है, अदर अल्फाबेट है। तो ये नियम है, इसको ऐसे ही आपको छोटा सा नोट जैसे बना के याद करना पड़ेगा। मैंने काफी शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, आपको हर जगह पे ये काम आने वाला है। इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि कर्ता ही, शी, इट रहेगा तो क्रिया में क्या जुड़ेगा, S या ES। बस ये नियम रट लेंगे। दूसरा हमको क्या पढ़ना था, दूसरा हमको पढ़ना था कि ये विल या शेल क्या है, विल या शेल कैसे लगेगा। तो अपने पास कितने कर्ता थे टोटल, 7। कौन कौन से, आई, वी, उसके बाद यू, उसके बाद ही, शी, इट और दे। ये 7 कर्ता थे। अब आपको चुनाव करना है, इनके साथ विल लगाएं कि क्या लगाएं, शेल लगाएं। इनके साथ विल लगाएं कि शेल लगाएं। तो इस स्थिति में आपको याद करना रहेगा, आई के साथ आपको क्या लगाना है, विल, या फिर क्या लगा सकते हैं, शेल। वी के साथ भी क्या लगा सकते हैं, या तो विल या तो फिर शेल, या तो विल या तो लगा सकते हैं शेल। बाकी सभी के साथ आपको केवल क्या लगाना है, विल, ओनली विल। एक्चुअली में ये जो विल और शेल है, ये जो हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हो, ऑक्सिलरी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये एक मोडाल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। MODAL, मोडाल्स जानते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, है ना, मे, माइट, आउट टू, नीड टू, डेयर टू, ये मस्ट, ये सब जो मोडाल्स है, तो ये मोडाल के रूप में भी लगते हैं। ये विल और शैल यदि मोडाल के रूप में लगेगा ना तो सबके साथ सब लग सकता है, लेकिन यदि आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करोगे तो केवल और केवल इनके साथ ही लगेगा। एक्चुअली में ये निश्चितता और अनिश्चितता के हिसाब से लगता है मोडाल में जब लगेगा। तो जब ये एज अ मोडाल लगेगा ना, एज अ मोडाल अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो विल और शैल सभी, सभी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सभी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने मुझे ना, अपने घर में कोई फंक्शन है और आप मुझे बोले कि मैम आप मेरे घर आइएगा, मेरे घर ये फंक्शन है, और मैं ऐसा रिप्लाई देती हूँ, ओके आई विल कम। ये निश्चितता को बताएगा, विल जो है ना ये निश्चितता को बताएगा। इसका मतलब मैं डेफिनेटली आने वाली हूँ, आप सोच लोगे कि मैडम पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ ना ओके आई शेल कम, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं अनिश्चित हूँ उस चीज को लेके, हो सकता है मैं आऊं, हो सकता है ना भी आऊं। तो विल और शेल का वही मतलब होता है, एक निश्चितता को बताता है, निश्चितता को बताएगा, और एक किसको बताएगा, अनिश्चितता, डेफिनिट और इनडेफिनिट। और ये किसको बताता है, अनिश्चित। एज अ मॉडल वो अलग बात है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको ये याद करना पड़ेगा कि आई और वी के साथ दोनों लगा लेना, बाकी के साथ केवल और केवल विल लगाना।
तो ये दो बातें याद हो गई। पहली कौन सी, एक एस एस किसके साथ लगेगा और विल शेल किसके साथ लगेगा। तीसरा बात कि समय कैसे जोड़ेंगे, और समय के साथ अकेले आप मॉर्निंग नहीं बोल सकते। मतलब ना, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर मॉर्निंग, ऐसा नहीं बोल सकते। इस समय के साथ एक लगाना पड़ता है क्या, प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन परफेक्ट कंटिन्यूअस में या तो फॉर होता है या क्या होता है, सिंस होता है। देखते हैं फॉर और सिंस किसके साथ। तो आप लोगों के प्रियर नॉलेज मतलब मौजूदा ज्ञान के हिसाब से क्या किसके साथ विल, किसके साथ शेल, सॉरी किसके साथ फॉर और किसके साथ सिंस, किसके साथ फॉर लगाते हो और किसके साथ सिंस लगाते हो, बताओ। सिंस लगाते हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ बोल रहे हैं सिंस। और आप लोग क्या बोलते हैं, एक पॉइंट इन्होंने बताया, मैं लिख लेती हूँ। ये बोल रहे हैं मैम एग्जैक्ट पॉइंट, सॉरी एग्जैक्ट टाइम बोल रहे हो ना, ठीक है। बाकी कोई, जैसे कि यदि आपको बताएं, नहीं बता पा रहे हो, कुछ आइडिया ऐसी कुछ, कंटिन्यू क्या। तो सुबह से में सिंस लगेगा कि फॉर, सिंस। तो फॉर किसके साथ, 4 साल से फॉर लगेगा, ठीक है। तो आप बोल रहे हो ईयर्स के साथ फॉर लगेगा। एक ड्यूरेशन बताते हैं, बस ये जो बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट आंसर है। यदि आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तब आपको क्या लगाना है, फोर। और यदि आपको पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम पता रहेगा, वो भी कैसा वाला पॉइंट, तो कैसा वाला पॉइंट पता है, कैसा वाला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये सही है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम मतलब काम के शुरू होने का समय, और यहाँ पे होता है काम के जारी रहने का समय। समझ आया। जैसे कि मैं बोलूंगी मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो मैं इस 2 घंटे, मैंने क्या बोला, एक वर्ड बोला, मैंने बोला 2 घंटे, 2 आवर्स बोल रही हूं मैं। और इसको आपको बोलना पड़ेगा फॉर 2 आवर्स। क्यों, क्योंकि ये 2 घंटे का समय एक अवधि को बता रहा है। किसको बता रहा है, एक अवधि। एक अवधि या ड्यूरेशन अगर पता रहेगा तो फॉर लगाएंगे। लेकिन यदि आपको एक क्या पता रहेगा, बिंदु, एग्जैक्ट टाइम बोला इन्होंने, या एक बिंदु का पता रहेगा, जैसे कि मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूं, क्या लिख देंगे इसको, 2 PM, 2 PM लिख सकते हैं। तब आपको लिखना पड़ेगा सिंस 2 PM। समझ आया। तो फॉर लगेगा किसके लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और सिंस लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, इसको देखेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। सभी लोग फोकस देंगे। अभी आपको इस्तेमाल करना है फॉर किसके लिए, पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का इस्तेमाल करना है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। किताबों में केवल 2 चीज लिखता है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, मैं बोलूंगी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो काम शुरू होके अभी भी लगातार जारी है, तो काम के शुरू होने का समय बताएगा। जैसे कि पहला क्या लिखा है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे का समय, एक अवधि है। 1 घंटे और 1 घंटे मिला के 2 घंटे, 60 मिनट, 60 मिनट मिला के 120 मिनट, एक ड्यूरेशन है ना, कंप्लीट। तो यहाँ पे फॉर लगाना। 15 डेज लिखा है, 15 दिन की अवधि है, क्या लगाओगे, फॉर। 10 वीक्स लिखा है, 10 हफ्ते की अवधि, क्या लगाएंगे, फॉर। क्या लिखता है अगला, 2 मंथ्स, 2 महीने, 60 दिन पूरा, क्या लगाएंगे, फॉर। अगर आपको अ लॉन्ग टाइम भी बोल दिया, लंबे समय की बात भी कर दिया, तब भी क्या लगाएंगे, फॉर। और अगर आपको अ लॉन्ग पीरियड भी बोल दिया, एक लंबी अवधि, तब भी क्या लगाएंगे, फॉर, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। समझ आया। लेकिन यदि आपको पॉइंट ऑफ टाइम दो, जैसे कि मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूं, मेरा काम कितने बजे शुरू हुआ है, 2 बजे, लेकिन अभी भी जारी है। ऐसे बोल रही हूँ क्या, 2 घंटे नहीं बता सकते, मैं 2 बजे बोल दी, अब गिन लो आप। तो क्या रहेगा इसमें, सिंस। अगर मैं बोलूं कि सुबह से पढ़ा रही हूं, इसका मतलब हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का समय क्या लिया जाता है, लगभग सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक,
है ना। तो ये वाला पूरा इसके अंदर कंसिडर हो जाएगा। यदि मैं बोलूं कि मैं सोमवार से पढ़ा रही हूं तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। मैंने पॉइंट ऑफ टाइम बताया है, कितने दिन हो गया है पता नहीं, लेकिन बस सिंस मंडे पता है। उसके बाद सिंस जनवरी। अब ये वाला देखो क्या लिखा है, सिंस 1997। एमजी रोड जाना, दुकानें हैं वहां बहुत सारी, उसमें लिखा होगा देखना दुकान के नीचे में, दिस एंड दिस ब्रदर्स सिंस 1992 ऐसे लिखा होगा। मतलब कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं कि हमारी दुकान 1992 में शुरू हुई है और अब तक क्या हो रही है, चल रही है। समझ आया ना, ऐसे ही इस्तेमाल करना है। तो सिंस 1997 लिखा है, मतलब ये 1997 से वो काम शुरू हुआ है, अभी भी लगातार जारी है। कोई भी ऐसे नहीं लिखता है फॉर 1997 करके, गलत है। दूसरी चीज, फॉर 15 ईयर्स लिख सकते हैं कि मेरी दुकान 15 साल से चल रही है, लेकिन अगर सिंस लिखा तो ये ज्यादा सही है। एक और लिखा है नीचे आप लोग का फेवरेट वाला, सिंस लास्ट नाइट। कहाँ इस्तेमाल करते थे ये, एप्लीकेशन में, सही पकड़ा इसने। टू द प्रिंसिपल फलाना फलाना स्कूल, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सीक लीव। लिखने तो आता नहीं था, एक दूसरे का टापते थे। क्या लिखते थे, आई बेग टू से दैट आई, हाँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, सिंस लास्ट नाइट, यही लिखते थे। बुखार आए मत आए, लास्ट नाइट से ही बुखार आता था। आपके बोलने का मतलब था कि मैं पिछली रात से बुखार आया हूं, 15 घंटे से बुखार है, लिखते थे क्या, नहीं। आप बता देते थे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम कि रात में बुखार चढ़ गया है भैया, मैं नहीं आ सकता, देख लो। तो यहाँ पे यही लिखते थे हम लोग, आई एम सॉरी, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल। आप देख लो इस टाइप का। तो यहाँ पे सिंस लास्ट नाइट ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट्स वाई यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सिंस। अब लगा लोगे तो चलो एक दो आंसर बताना। अपने को सेंटेंस का इधर ज्यादा देखने का मतलब नहीं, आपको टाइम भी देखोगे आप लगा लोगे, ठीक है। तो देखते हैं आप क्या क्या लगाते हैं। 5 ईयर्स, 5 साल की अवधि है, जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं। तो आप ड्यूरेशन बता रहे हो, क्या लगाओगे, सिंस की फॉर, फॉर, क्योंकि आपको पता है फॉर क्यों लगाएंगे, जब ड्यूरेशन रहेगा, और सिंस कब रहेंगे, जब पॉइंट रहेगा। ठीक है, बस 2 ही पार्ट तो याद करना है। चलो अगला बनाते हैं। अगला कहता है द रेस्टोरेंट हैज बीन ओपन दिस मॉर्निंग। जब यहाँ दिस दिया हुआ है तो यहाँ पे ना सिंस लगेगा ना फॉर लगेगा। इस सुबह बोल रहा है ना वो, इस सुबह बोल रहा है, तो दिस वाले कंडीशन में कुछ नहीं लगेगा। इट हैज बीन रेनिंग अ लॉन्ग टाइम, क्या बोलोगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, अवधि है। द टीवी हैज बीन ऑन 5 o'clock, क्या बोलेंगे इसमें, सिंस, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता है कि टीवी कितने बजे से चालू है, 5 बजे से। टीवी कितने बजे से चालू है, 5 बजे से। कितने घंटे से चालू है पता है क्या, नहीं पता है, तो ये आपको यही बताना है। अगला देखिए आप लोग, इसमें टाइम नहीं पता लेकिन इसमें अवधि पता है। लॉन्ग टाइम बोल दिया ना, लंबे समय, लंबे समय कितना भी हो सकता है, 10 मिनट 5 मिनट अपने हिसाब से। ये चलो ये वाला बताओ, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये। आई हैव वांटेड टू बी अ डॉक्टर डैश आई वाज अ किड। हाँ, हेलो, तोश ये लाइव एंड हो गया है। हाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई हैव वांटेड टू बी अ डॉक्टर, मैं क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता था। कब से बोल रहा है, आई वाज अ किड, जब मैं छोटा बच्चा था। तो ये फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा। कितने साल से बनना चाहता है तो नहीं पता चल रहा है, एक बिंदु बता रहा है कब से, जब मैं छोटा था। तो यहाँ पे इस समझना इस बात को, और यहाँ पे क्या लगेगा पता है, सिंस। फॉर तब लगता जब यहाँ पे 15 साल लिखा होता, समझ आया, या फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड ऐसा। सैम हैज स्टडीड एट दिस कॉलेज ओनली अ वीक, क्या लगेगा, फॉर, केवल एक हफ्ते के लिए इस कॉलेज में क्या किया है, पढ़ा है। द टेलीफोन हैज बीन रिंगिंग, टेलीफोन बज रहा है अ फ्यू मिनट्स। अ फ्यू मिनट्स बोल दिया, फ्यू मतलब कुछ होता है, एक अवधि है ये, तो इसको क्या लगाओगे, फॉर, कि कुछ समय से क्या बज रहा था फोन।
माई अंकल हैज बीन इन हॉस्पिटल, मेरे अंकल हॉस्पिटल में है लास्ट ट्यूसडे, बताओ जरा। सिंस, क्या लगेगा, सिंस। अगर यहीं पे मान लो, यहीं पे समझना इस वाक्य को, ये लास्ट कुछ क्वेश्चन है, यहीं तक ही समझेंगे बस। माई अंकल हैज बीन इन द हॉस्पिटल सिंस लास्ट ट्यूसडे, हिंदी में होगा मेरे अंकल पिछले मंगलवार से अस्पताल में है। कितने दिन से पता चल रहा है क्या, नहीं, एक पॉइंट पता चल रहा है कि पिछले मंगलवार को एडमिट हुए हैं। यहीं पे अगर रहता 2 डेज, तो आपको पता चल रहा है अंकल कितने दिन से हैं, 2 दिन से, तो आप यहीं पे क्या लगा देते, फॉर। अगर फ्यू डेज भी रहता ना तो भी आप लगा देते, क्योंकि फ्यू डेज मतलब पता नहीं भैया कितना दिन, लेकिन अवधि तो है, एक से अधिक दिन तो है। अगला, इट हैज बीन रेनिंग और इट हैज बीन रेनिंग, दोनों क्वेश्चन बहुत जरूरी है, दोनों क्वेश्चन बहुत जरूरी है। देखिए, इट हैज बीन रेनिंग 2 hours, इट हैज बीन रेनिंग 2 o'clock, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 hours बोल दिया मतलब कि एक अवधि पता है आपको, मतलब क्या लग जाएगा, फॉर। और इट हैज बीन रेनिंग 2 o'clock मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता है, उसके बाद अभी तक हो रहा है, क्या लगेगा, सिंस। आप बस यही चेक करोगे और आपको ये लग जाएगा। यहीं पे प्रीपोजिशन भी 2 कंप्लीट हो गया है, फॉर और सिंस। कवि हैज बीन लिविंग हियर डैश 2012, इसमें तो आंख बंद करके सिंस, वो दुकान वाला याद आ जाएगा, सिंस 1992 करके, कि दुकान 1992 में शुरू हुई है, अब तक चली आ रही है। तो यहाँ पे सिंस 2012 हिंदी में होगा कि कवि यहाँ, हियर मतलब यहाँ, 2012 से रह रही है, अभी भी रह रही है, 2012 में रहना शुरू करी है, अभी भी रह रही है। तो ये हो गया आपका फॉर सिंस। इसका मतलब है हम लोगों ने तीनों के तीनों कंसेप्ट को सीख लिया है। अब यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, कैसा क्वेश्चन, राम मैं आपको पहले ही स्पेसिफाई कर देती हूं कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल, प्रेजेंट और क्या है ये, टेंस। पहले ही सिंप्लीफाई कर दी मैं, है ना। दूसरा, अपने मन में आंसर सोच के रखिए। थोड़ी देर में शुरू हो जाता है इसका प्रॉब्लम, ये देखो, स्पीड में लिखती हूँ तो होता है क्या, ये देखो शुरू हो गया। चलो, क्या क्या लगना चाहिए,
आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले सिंटेक्स पता होना चाहिए, और वो सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट, ये क्लासरूम ही अच्छा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है ना बहुत, है ना। कितनी क्लास चलती है अभी मेरी? रिकॉर्ड हो रहा है तोश? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। टीना डैश विथ हर फ्रेंड, है ना। डांस क्रिया लिखी हुई है, टीना किसके बराबर लग रहा है? पहली बार टीना आई है क्या? नहीं है। वीक है? नहीं है। ही शी इट में शी के अंतर्गत ही आएगी, मतलब ये थर्ड पर्सन नाउन है, संज्ञा है, किसी का नाम है, मतलब ये टीना किसके अंतर्गत आ सकता है? शी के। किसी किसी को याद नहीं रहता ना, तो वो ऐसे भी याद कर लेता है कि टीना अगर शी है तो शी के साथ तो एस एस जोड़ना है। हिंदी मीडियम वाले रहते हैं, कई बार दिमाग नहीं चलता, तो यहाँ पे शी समझ के आपको डांस के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा? एस या ई एस, क्योंकि डांस का आखिरी अक्षर क्या है? ई, और नियम में देखे थे, पहला ही नियम था कि यदि क्रिया का आखिरी अक्षर क्या रहेगा? ई रहेगा। क्रिया का आखिरी अक्षर ई रहेगा तो उसमें एस एस जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे डांस का क्या हो जाएगा? डांसेस। द अर्थ डैश अराउंड द सन, तो यहाँ पे रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब होता है घूमना, परिक्रमा करना, और यहाँ पे आप अर्थ को किसके अंतर्गत मानोगे? ये थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन इट के अंतर्गत मानेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिवॉल्व ना होके क्या हो जाएगा? रिवॉल्व्स। आखिरी अक्षर इसका भी ई है, एस जोड़ देना। द सन डैश राइज इन द ईस्ट, यहाँ पे क्या होगा? राइस तो राइस है, लेकिन इसके पीछे क्या लगेगा? एस, क्योंकि आखिरी अक्षर ई है, एस जोड़ देना। दोनों ही वाक्य जरूरी है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समझना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन हिंदी में होता है पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है, ऐसे ही बोलते हैं इस लाइन को। दूसरा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व में उदय होता है, उगता है। एक और बात बोलते हो आप लोग, एक और बात क्या बोलते हो? द सन बोलते हो ऐसा? सेट, सेट मतलब होता है अस्त होना, तो यहाँ पे सेट का भी क्या हो जाएगा? सेट्स, एस ई टी। क्रिया का आखिरी अक्षर क्या है? टी। अदर अल्फाबेट वाला रूल लगेगा, अदर अल्फाबेट में क्या जोड़ना पड़ता है? सिंपली एस। तो यहाँ पे दोनों वाक्य देखना, द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब कि सूरज पूर्व में उगता है, उदय होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट मतलब सन पश्चिम में डूबता है। तीनों ही जो वाक्य है आपके, कौन कौन से? तीसरा, चौथा और ये वाला, ये तीनों यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वकालिक सत्य है। इसका मतलब इसको बदला नहीं जा सकता, और दूसरी चीज कि इस पे क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता, और इसके अलावा इसका टेंस नहीं बदला जा सकता। आप कभी भी ये बोलते हो क्या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती थी? नहीं बोल सकते। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगी? नहीं बोल सकते आप। इवन दो इसका टेंस प्रेजेंट टेंस रहेगा हमेशा, आप इसके ना सिंपल के अलावा कुछ और भी नहीं बोल सकते। जैसे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चलो सही बात है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर चुकी है, गलत बात है ना। हमेशा ये सार्वकालिक सत्य रहेगा, और ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहते हैं ना, जैसे कि मछली तैरती है, सार्वकालिक सत्य है। उसके अलावा चिड़िया उड़ता है, ये जितना भी सार्वकालिक सत्य है ये किसमें आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दैट्स व्हाई इसको हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस लेते हैं। बचपन से रटे रहते हैं हम लोग, राइजेस और सेट्स और रिवॉल्व्स, मतलब पता नहीं रहता है क्यों। तो याद रखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ किसके अंदर आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये एक नियम है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन कहता है वी डैश सेलिब्रेट टीचर्स डे, क्या हो जाएगा आंसर? सेलिब्रेट्स की सेलिब्रेट, सेलिब्रेट्स की सेलिब्रेट, सेलिब्रेट तो ठीक है। अब देखो करता क्या है? वी, तो क्या इसके साथ एस ई एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नियम तो ऐसा था ही नहीं। इसका मतलब ये सिर्फ सेलिब्रेट ही रहेगा। इसका मतलब होता है हम टीचर्स डे मनाते हैं, क्या दिक्कत है?
तो ये छोटे छोटे वाक्य हैं, क्लास 2-3 वाले लेवल के क्वेश्चंस थे, हमको सिर्फ समझना था SES कैसे लगेगा, तो बन जाएगा क्या। तो आपको एक नया होमवर्क दे रहे हैं आज की क्लास में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफी अच्छे हैं, आप लोग पहले से ही काफी अच्छे हैं। तो पहले मैं वर्क दे रही हूँ, बाद में रूल बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉपर होमवर्क किया है, आप लोग थोड़ा सही सही कंसेप्ट भी जानते हैं और बताते हैं। तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे होमवर्क पहले दे रही हूँ, एक्सप्लेन कल की क्लास में करूंगी। तो होमवर्क स्लाइड 1 और देखो होमवर्क स्लाइड 2, 2 स्लाइड है। करना क्या है काम, डू एज डायरेक्टेड। इसका मतलब है इस वाक्य का क्या वाक्य है, सोहन एंड हिज फ्रेंड्स वॉच द डांस। हिंदी में लिखा है सोहन और उसके मित्र नृत्य देखते हैं, इसका नेगेटिव बनाना है। जैसे कि सोहन और उसके मित्र नृत्य नहीं देखते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या सोहन और उसके मित्र नृत्य देखते हैं, क्वेश्चन मार्क। और, और तीसरा काम इंट्रोनेगेटिव, मतलब दोनों को जोड़ देना है, क्या सोहन और उसके मित्र नृत्य नहीं देखते हैं, क्या भी रहेगा नहीं भी रहेगा, समझ आए। तो ये तीनों काम आपको करना है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, टेंस सबका अलग अलग है देख लो, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। तो इसको आपको बना के लाना है, इनके बाद कल की डेट में होमवर्क चेक करके मैं इसका रूल बता दूंगी। वाक्य को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोनेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये हम लोग कल सीखेंगे। इसके अलावा तो ये काम आप लोग करेंगे। इसके अलावा वर्ब जानते हो ना, वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या क्या फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ज्यादा पास, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि कोई एक आध क्रिया बता दो, वॉक, वॉक मतलब चलना, वॉक मतलब चलना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वॉक्ड, ईडी लगा देते हैं। थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉक्ड। इसका एक आईएनजी फॉर्म भी होता है, वो आईएनजी फॉर्म को समझ लो आप चौथा फॉर्म। चौथा फॉर्म हो जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। चौथा पांचवा आगे पीछे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, याद होना चाहिए। इसके अलावा वर्ब का पांचवा फॉर्म भी होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस, और वर्ब का छठवां फॉर्म भी होता है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसको चलो बना लेते हैं। पहला फॉर्म क्या है, वॉक, वॉक मतलब चलना। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमको पता है वॉक्ड, वॉक्ड होता है। फोर्थ फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब कि क्या हो जाएगा, वॉकिंग, क्या हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस, वॉक्स। क्योंकि आखिरी अक्षर क्या है, के, अदर अल्फाबेट है, एस जोड़ दो। छठवां फॉर्म हो जाएगा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वॉक। ये एक काम हो गया। चलो दूसरा देखते हैं, कोई और क्रिया बताना, ऐसे ही दूसरी क्रिया बताओ कोई। हाँ, डांस, और कुछ, डांस ही लिख लो, चलो डांस, डांस का मतलब नाचना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डांस्ड, ऐसे ही होता है। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, डांस्ड, मतलब ईडी या डी करके लगाए हैं दोनों में, ये क्या हो जाएगा, डांसिंग। एस ई एस क्या फॉर्म हो जाएगा, डांसेस, क्योंकि आखिरी अक्षर ई है, एस लगा दिया। इसमें क्या हो जाएगा, टू डांस। ये सिक्स्थ फॉर्म में बताऊंगी, अभी फिलहाल लिखते जाएंगे, मतलब समझते जाएंगे। अब एक और क्रिया होती है, जैसे कि याद आना चाहिए आपको, COME, कम, सुने हैं, शुरू हो रहा है इसका। मैं धीरे लिख नहीं सकती, ये जल्दी जल्दी को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। कम, कम का मतलब आना, क्रिया होती है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है इसका, केम, CAME, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, फिर से कम, मतलब पहला और तीसरा फॉर्म एक ही है। इसका आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, कम्स, सॉरी कमिंग, कमिंग,
ये फॉर्म क्या हो जाएगा, कम्स। टू फॉर्म क्या हो जाएगा, टू कम। और एक क्रिया होती है रन, होता है ना ऐसे ही, रन मतलब दौड़ना। इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रन, अगेन रन। मतलब कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसमें ईडी या डी लगा के बनेगा, कुछ ऐसी क्रिया होगी जिसमें फर्स्ट और थर्ड सेम रहेगा, बीच वाला अलग रहेगा। इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रनिंग, एस फॉर्म हो जाएगा रन्स, टू फॉर्म हो जाएगा टू रन। ये लो, तो दो तरीके का क्रिया पढ़ लिए हम लोग। तीसरा तरीका बताओ एक आध। ईट, ईट मतलब खाना, सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन, है ना। ये फॉर्म भी ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही होता है एक राइट, सेकेंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटर्न, आईएनजी फॉर्म और एसईएस फॉर्म भी बन जाएगा, राइटिंग, राइट्स, टू राइट, लिखना। तो ये ऐसी क्रिया है जिसके तीनों ही रूप क्या है, अलग है। अब एक ऐसी और क्रिया होती है जिसका तीनों रूप एक जैसा होता है, एक आध याद है क्या? क्या सम बोले क्या? सम, SUM, ये है वो अलग अलग थे जो बोल रहे हो। कट, कट मतलब काटना, क्रिया है। इसका सेकेंड फॉर्म भी क्या होता है, कट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कट। ऐसे ही एक और क्रिया होता है पुट, पुट मतलब रखना, पुट, PUT। इसका सेकेंड फॉर्म भी होता है पुट और थर्ड फॉर्म भी होता है पुट। इसका मतलब होता है रख। तो यहाँ पे आपने देखा कुल मिला के चार अलग अलग वर्गीकरण, जैसे कि किसी में आप देख रहे हो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक है, किसी में आप देख रहे हो ईडी ईडी लग रहा है, किसी में तीनों अलग है, किसी में तीनों एक है। ठीक है, क्या रेगुलर वर्ब, क्या इरेगुलर वर्ब, ये सब अपने काम का नहीं है, मतलब आने वाला है आपको एग्जाम में, इसका तीनों फॉर्म याद रहना चाहिए। और साथ ही आपको जो अलग अलग है उनके बारे में याद रहना चाहिए, है ना। जैसे फ्लाई एक क्रिया होती है ना, उड़ना, सेकेंड फॉर्म क्या है, फ्लाई नहीं होता, फ्ल्यू, FLEW, फ्ल्यू। और थर्ड फॉर्म फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। कितना डिफिकल्ट है ना। ऐसे ही एक और होती क्रिया, जैसे कि नो, नो मतलब जानना, सेकेंड फॉर्म न्यू, NKNEW, थर्ड फॉर्म नोन, है ना। बहुत दिक्कत कर रहे लिख नहीं रही हूँ। तो ऐसे अलग अलग है, तो आपको तीनों फॉर्म याद होना चाहिए तब जाके बनेगा। दूसरी चीज, आपको क्या रेगुलर क्या इरेगुलर पता नहीं, आप ना बस टेबल बनाना, मैं वर्ब का नोट्स भेजूंगी, ग्रुप में आ जाएगा। वर्ब के नोट्स में आपको खूब सारे वर्ब दिए रहेंगे और उसका हिंदी में लिखा रहेगा, है ना। उसमें से आपको क्या चीज को बस याद करना है, या तो हाईलाइट कर लेना या लिख लेना, टेबल बना लेना। ऐसे क्रियाओं को याद रखना जिनका तीनों फॉर्म अलग है, और ऐसे क्रियाओं को याद रखना जिनका तीनों फॉर्म एक है, यही ज्यादा दिक्कत करते हैं। बाकी 90% क्रियाएं में ईडी ईडी लग के बन जाता है ना, ये बहुत कम ही मिलेगा। ठीक है, क्या हो गया, सर दुख रहा है, ये बहुत कम ही मिलेगा। इसके अलावा ऐसे क्रियाओं को भी, ये भी बहुत कम है जिसका फर्स्ट और थर्ड एक है, बीच वाला अलग है। बिकम, बिकम का मतलब बनना, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर नहीं बोलते हो, तो यहाँ पे बिकम और बिकेम और बिकम हो जाता है वो,
तो ऐसे आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा। तो तीनों कैटेगरी को याद रखेंगे, वो टेबल में आपको मिल जाएगा और इसको कृपया करके आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलेंगे इसके आगे। थैंक यू।